हेलो स्टूडेंट्स, साइंस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने इससे पहले की जो वीडियो उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को कंप्लीट कर लिया था। उसमें हमने लाइसोसोम और वैक्यूल को एनसीईआरटी से रीड नहीं किया था, तो वो पहले हम एनसीईआरटी से रीड करेंगे, उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। सबसे पहले हम रीड करते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम में क्या लिखा हो देखो। दीज आर membrane bound vascular structures formed by the process of packaging in the गोल्जी एपरेटस। मतलब ये एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, वेसिकल स्ट्रक्चर होती है, और गोल्जी एपरेटस से कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं पैकेजिंग की। हमने देखा था ना कि जो ट्रांस फेस होता है गोल्जी एपरेटस का, उससे क्या होता है, वेसिकल्स की फॉर्म में किसका फॉर्मेशन होता है, लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। द आइसोलेटेड लाइसोसोम वेसिकल्स हैव बीन फाउंड टू बी वेरी रिच इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। उसमें क्या मिलेंगे, हमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलेंगे लाइसोसोम में। और वो कौन कौन से हो सकते हैं, लाइपेजेस जो लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, एंड कार्बोहाइड्रेजेस जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ऑप्टिमली एक्टिव एट द एसिडिक पीएच, और ये किस पे एक्टिव होंगे, एसिडिक पीएच पे। और वो हमने पीएच देखी थी ऑलमोस्ट 5 होगी, ठीक है, 4.5 to 5 के अराउंड होती है जो एसिडिक पीएच होती है वो। These enzymes are capable of digesting carbohydrates, protein, lipids and nucleic acids। और ये किसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, लिपिड को एंड न्यूक्लिक एसिड को। और इसकी डिस्कवरी किसने की थी, क्रिश्चियन डी डुवे ने। और इसको और क्या नाम देते हैं हम सभी, वो जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें देख चुके हैं, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम इसके आगे रीड कर लेते हैं वैक्यूल को। एनसीईआरटी से इसमें क्या लिखा हुआ है, अब ये है वैक्यूल। अब देखो वैक्यूल में क्या लिखा हुआ था, वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस। कैसा होगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस होगा। और मेम्ब्रेन कितनी होगी, सिंगल मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, कहाँ देखने को मिलेगा, हमें साइटोप्लाज्म में। इट कंटेन्स वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड अदर मटेरियल्स नॉट यूजफुल फॉर द सेल। इसमें कौन कौन से सबस्टांस देखने को मिलेंगे अपने को, वो लिखा हुआ है। The vacuole is bound by a single membrane called टोनोप्लास्ट। जो सिंगल मेम्ब्रेन है उसको स्पेसिफिक नाम दिया गया है वैक्यूल में, उसको क्या बोलेंगे हम, टोनोप्लास्ट बोलेंगे। इन प्लांट सेल्स द वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई अप टू 90% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल। कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है, 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। कितना परसेंट ऑक्यूपाई करता है स्पेस, 90%। और ये में ध्यान रखना है, प्लांट सेल में बोला गया, ठीक है, एनिमल सेल में नहीं बोला है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अब कौन सी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगी, अगेंस्ट होगी। और अगर अगेंस्ट होगी तो हमने ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि यहाँ पे क्या यूज़ होगा, एटीपी यूज़ होगा, ठीक है। हैंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। फिर क्या होता है कि आयंस को हम क्या करें, ज़बरदस्ती वैक्यूल में डाल रहे हैं, तो उनकी जो कंसंट्रेशन होगी ना, वो साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में जो वैक्यूल होगा उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद में लिखा हुआ है इन अमीबा द, फिर हमने टाइप्स देखे थे ना कौन कौन सी वैक्यूल मिलेगी। तो इन अमीबा द कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल इज इम्पोर्टेंट फॉर रेगुलेशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो जो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल होगी वो किस में हेल्प करेगी अमीबा में, ऑस्मो रेगुलेशन में, यानी उनका जो वाटर आयन का बैलेंस है वो भी देखेगी, और किस में हेल्प करेगी, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करेगी। मतलब जो सबस्टांस है जो अमीबा के लिए यूज़फुल नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको एक्सक्रीट करने में भी क्या करेगी, हेल्प करेगी। तो एक टाइप हो गया कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल, और ये हमें देखने को किस में मिलेगी, अमीबा में मिलेगी। देन उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, इन मैनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल आर फॉर्म्ड बाय इनग्लफिंग द फूड पार्टिकल्स। और कुछ प्रोटिस्टा में हमें क्या देखने को मिल सकता है, फूड वैक्यूल देखने को मिल सकता है, जो क्या करेगा, फूड पार्टिकल्स को, जो हमने इनग्लफिंग का मतलब होता है निगलना, कि जो हमने फूड पार्टिकल्स को निकले ना उसके चारों क्या बन जाएगी, एक वैक्यूल बन जाएगी। और ये हमें किस में देखने को मिलेगी, प्रोटिस्टा में। और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो था उसमें हमने गैस वैक्यूल को भी डिस्कस किया था, बट वो हम क्या कर चुके हैं, जो हमने प्रोकैरियोटिक सेल देखी थी ना उसमें भी हमने डिस्कस किया है, क्योंकि जो गैस वैक्यूल होती है ना वो मेनली हमें प्रोकैरियोट्स में ही देखने को मिलती है। और कौन कौन से जो प्रोकैरियोट है वो हमने डिस्कस किया, तो आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा उसके लिए, ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर लिया था। अब आज का हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम जो मेनली पढ़ेंगे ना वो इसके आगे वाला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को तो कंप्लीट कर लिया है। अब एंडोमेम्ब्रेन के सिस्टम के आगे देखते हैं हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे
आज माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेनली टॉपिक रहेगा, जो आज हम जिसको डिस्कस करेंगे, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और इसके बाद में जो एनसीईआरटी में आपको टॉपिक दिया हुआ है वो है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही मैंने टॉपिक को डिस्कस किए। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बाद में एनसीईआरटी में माइटोकॉन्ड्रिया ही दिया हुआ है, देन उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है। तो ना माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करने से पहले हमें एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, वो है, क्योंकि इसमें आएगा सेमी, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को समझने से पहले हम एक टर्म और डिस्कस करते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। ये क्या होता है? अब सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स में हमें ध्यान रखना है कि ये दो होंगे जो हम पढ़ेंगे। एक तो होगा माइटोकॉन्ड्रिया, देन उसके बाद में आ जाएगा प्लास्टिड, बोल सकते हैं हम जिसे। जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो टाइप ही होता है प्लास्टिड का। ठीक है, तो फर्स्ट हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड हो जाएगा प्लास्टिड। तो इनको हम डिस्कस करेंगे किसमें, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। अब क्या होता है, देखो नाम से ही समझो, एक तरफ तो मैंने लिखा है सेमी और एक तरफ लिखा है मैंने ऑटोनोमस। तो ये क्या होता है, सेमी का मतलब होता है हाफ। अगर हम इनको शब्द कोई समझे ना, जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, इनका ही मतलब समझे, तो सेमी का मतलब होगा हाफ और ऑटोनोमी का मतलब है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। अब इसको अगर अपने समझें तो क्या होगा कि जो हाफ इंडिपेंडेंट है, अगर इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो अगर आपका खर्चा 20,000 रुपये है। ठीक, आपको 20,000 रुपये चाहिए, आपका एक महीने का खर्चा 20,000 रुपये है, पर आप अभी तक 10,000 रुपये कमा रहे हो और 10,000 रुपये जो है ना वो अपने पापा से ले रहे हो। ठीक है, तो आप क्या हो, हाफ तो इंडिपेंडेंट हो, मतलब आपको जो 10,000 रुपये चाहिए उसके लिए तो आप अपने पापा पे डिपेंड नहीं हो। तो हाफ तो क्या हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और हाफ क्या हो, डिपेंड हो। डिपेंड हो मतलब अपने पापा पे डिपेंड हो कि आपको 10,000 रुपये जब आपके पापा देंगे तो आपका खर्चा चलेगा। ठीक है, तो वैसे ही अगर मान लो अगर आपका खर्चा होता ही 10,000, तो आप 10,000 कमा रहे थे, आप फुली इंडिपेंडेंट होते, आपको अपने पापा पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी, आपका खर्चा अपने आप चल जाता। ठीक है, आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होते। बट अगर आपका खर्चा 20,000 है और आपकी इनकम जो है वो 10,000 है, तो आप अपनी हाफ तो क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, बट हाफ क्या हो, डिपेंड हो। आई होप आपको समझ में आएगा जो मैंने इस एग्जाम्पल से समझाया। अब इसको अपने सेल के मतलब सेल ऑर्गेनल्स के टर्म्स में समझते हैं कि ये तो अपनों अपना एग्जाम्पल समझा अपनी डेली लाइफ का, अब अपने सेल में समझते हैं कि सेल में कैसे होता है। तो देखो, हाफ इंडिपेंडेंट, ये जो मैंने शब्द लिखा सेल सेमी ऑटोनोमस के लिए, हाफ इंडिपेंडेंट। तो क्या होता है कि जो जो दो मैंने सेल ऑर्गेनल्स बताए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्या होता है कि खुद का डीएनए मिलता है। ठीक है, खुद का आरएनए मिलता है, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जिनमें डीएनए मिलेगा, आरएनए भी मिलेगा और हमें राइबोसोम भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर जो है मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया, मतलब ये चैप्टर जब से पढ़ाना स्टार्ट किया, अगर आपने इसको ढंग से देखा हो, ध्यान से समझा हो, तो मैंने बताया कि जब प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो उसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, क्योंकि एमआरएनए पे क्या लग जाएगा कि राइबोसोम लग जाएगा और वो क्या करा देगा, प्रोटीन सिंथेसिस करवा देगा। ठीक है, तो मतलब इसके पास राइबोसोम भी है, इसके पास आरएनए भी है, तो ये खुद का प्रोटीन बना सकता है। खुद का प्रोटीन क्या कर सकता है, बना सकता है, प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। कौन, जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि ये जो कुछ प्रोटीन्स है ना, सम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स आर synthesized बाय ओन वर्ड किसके लिए लिखा है मैंने यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एंड क्लोरोप्लास्ट के लिए। ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, खुद बना सकते हैं। जो मेन जो सेल होगी उसमें जो डीएनए हो जो न्यूक्लियस होगा उसमें जो डीएनए होगा उससे जो आरएनए बनेगा ना, उस पर डिपेंड नहीं है। ये ध्यान से समझो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिक है हमारी लाइफ का। जब हम सेल वाला चैप्टर पढ़े तो ये हमारी लाइफ का बेसिक ही है। तो इसको ध्यान से समझो कि कोई भी सेल होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अगर मैं ह्यूमन की बात करूँ तो हमारे क्रोमोसोम कुछ इस टाइप के होते हैं, डबल स्टैंडर्ड लीनियर क्रोमोसोम होता है। अगर मैं एक बड़ा क्रोमोसोम बनाऊँ ऐसे, ठीक है, ये क्रोमोसोम है। और अगर इनको मार्क करें तो ये क्या है, क्रोमोसोम।
ये मैंने क्या किया, यहाँ से इनको निकाल के बड़ा करके दिखाया, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम में हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ऐसे डीएनए देखने को मिलेगा। ये क्या है, डीएनए। डीएनए क्या बनाएगा, फिर आरएनए बनाएगा, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। हमने डिस्कस भी किया, ये तो आपको पूरा अलग से चैप्टर दिया हुआ है, उसमें हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे कौन सा एंजाइम चाहिए, कौन सी प्रोसेस हमें न्यूक्लियस में देखने को मिलेगी, कौन सी प्रोसेस हमें साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन का होगा, ट्रांसलेशन का होगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो वो तो पूरा उस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोम में क्या होगा, डीएनए होगा, डीएनए से क्या बनेगा, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जो कोई भी जब मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई भी हमारा जो करेक्टर है ना, वो किससे हम बोल सकते हैं कि किससे हमें दिखता है, वो प्रोटीन से दिखता है। मान लो आपके बालों का कलर है ब्लैक कलर है, तो ब्लैक कलर की वहाँ पे प्रोटीन बनी होगी, तो आपके बालों का कलर ब्लैक आया। जो डीएनए है वो कोई भी करेक्टर को रेगुलेट करेगा तो विद दी हेल्प ऑफ प्रोटीन करेगा, ठीक है। अगर कोई भी क्योंकि डीएनए ने जो प्रोटीन बनाया वो हमें क्या कलर, ब्लैक कलर का प्रोटीन बनाया, तो हमें ब्लैक कलर का हमें हेयर कलर दिख रहा है, ठीक है। तो ये प्रोटीन बनाने के लिए पूरी प्रोसेस होती है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, उसमें खुद का डीएनए भी है, खुद का आरएनए है, उसके पास में राइबोसोम है, तो वो क्या करता है, खुद से प्रोटीन बना लेता है। तो कुछ प्रोटीन तो बना लेता है, सम बना लेता है, कंप्लीट नहीं बना पाता, तो सम बना लेता है, तो सेमी क्या हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया सेल पे। ऐसा ही सेम केस होता है उसमें हम बोल सकते हैं प्लास्टिड में, ठीक है। उसके पास में भी खुद का डीएनए देखने को मिलेगा, खुद का आरएनए होगा, खुद का राइबोसोम होगा, जिससे वो क्या कर लेता है कि कुछ जो प्रोटीन है वो, तो कुछ प्रोटीन जो होता है वो प्लास्टिड सिंथेसिस कर लेता है। तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस, मतलब हाफ तो इंडिपेंडेंट है। अगर आपने ये फर्स्ट टाइम ये कॉन्सेप्ट समझा ना, तो हो सकता है कि आपको हार्ड लग रहा हो। अगर आप इसको रेगुलर पढ़ोगे, 2-4 बार आप वीडियो को देखोगे और खुद से जब इसको स्टडी करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि बायोलॉजी के बेसिक्स हैं ये। जब ये बेसिक हमारे क्लियर होंगे, तब भी हम आगे जो चैप्टर है उनमें अपनी हम बोल सकते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब केवीएस के एग्जाम में इंटरव्यू भी होता है, तो जब आपको इंटरव्यू में कई बार क्या होता है, एग्जामिनर ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि वो देखता है कि आपके बेसिक कितने क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला। मैंने बहुत मतलब मेहनत से आपको समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं, अब मैंने माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के लिए एक आपको वर्ड बताया, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स। उसका हमने देख लिया कि वो क्यों बोलते हैं। एक बात और देखो आप, देखो मैंने क्या बताया, इसमें आपको डीएनए देखने को मिलेगा, कुछ आरएनए देखने को मिलेगा, कुछ राइबोसोम देखने को मिलेगा। तो वो कौन सा डीएनए होता है, डीएनए और राइबोसोम। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जो डीएनए होगा ना, वो कैसे होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होगा, ठीक है। जो जो हमारा डीएनए होता है ना, सॉरी हमारा जो क्रोमोसोम, सॉरी डीएनए ही बोल रही हूँ मैं, ह्यूमंस का डीएनए होता है वो कैसे होता है, ऐसे होता है, मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है और लीनियर होता है। बट माइटोकॉन्ड्रिया में, मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाई है मैंने, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को भी हम समझेंगे। उसमें जो डीएनए देखने को मिलेगा हमें कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा, डबल स्टैंडर्ड होगा और सर्कुलर होगा, और जो राइबोसोम होगा वो 70S होगा। अगर आप अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है ना, प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें भी हमें कौन सा राइबोसोम देखने को मिलता है, 70S देखने को मिलता है। और प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए भी है, मैंने बताया था आपको, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा। तो अगर आपको लग नहीं रहा जो डीएनए है इसमें, जो राइबोसोम है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है प्रोकैरियोटिक सेल के, तो हाँ, ये जो डीएनए और आरएनए है वो डीएनए और जो राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर ही है। इसलिए हम इनको एक नाम और देते हैं इन सेल ऑर्गेनल्स को, सेल इन सेल। मतलब क्या हो गया, सेल के अंदर सेल, एक सेल है उसके अंदर एक सेल और है। तो ये क्यों बोला हमने, इनको समझो। एक थ्योरी होती है जिसे बोलते हैं हम एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी। ये हमें समझाती है एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी कि क्यों हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं, सेल इन सेल बोलते हैं। अब समझो ये क्या होती है। देखो एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी के ये मान लो मैंने एक सेल बनाई, और ये है एक यूकैरियोटिक सेल, और ये एक सेल है जो साइज में कैसी हुई, छोटी होगी, क्योंकि हमने देखा तो प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक सेल के साइज से छोटा होता है। ये एक सेल है प्रोकैरियोटिक
सेल। तो हमें पता है जो यूकैरियोटिक सेल है वो क्या ज़्यादा एडवांस है इन द कंपेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो पहले क्या था, ये थ्योरी ऐसे बताती है हमें कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे आया सेल के अंदर, कि पहले क्या था, यूकैरियोटिक सेल एडवांस है तो इनका राज चलता था, और ये प्रोकैरियोटिक सेल को क्या करते थे, मतलब इनको परेशान करते थे। आप इसको सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है। और इनको क्या करते थे, मतलब खा जाते थे। ये पूरा राक्षस जैसा था, ये पूरा ऐसे राक्षस, ये बेचारा मायूस था, ये इनको क्या करते थे, खा जाते थे, ठीक है। तो फिर प्रोकैरियोटिक सेल ने क्या कि दिमाग लगाया, इसने इस यूकैरियोटिक सेल को बोला कि तुम ना मुझे खाओ मत, तुम ना मुझे यहाँ पे अंदर रख लो अपने, यहाँ पे। ये इसके अंदर आके खुश हो गया, बोला कि तुम मुझे खाओ मत, यहाँ पे अंदर रख लो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, मतलब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, और मेरा पास डीएनए भी है खुद का, और खुद का क्या राइबोसोम भी है, मैं कुछ प्रोटीन अपने आप बना लूँगा, कुछ प्रोटीन तुम मुझे दे देना, और फिर अपने क्या करेंगे, साथ रहेंगे। अब ये प्रोकैरियोटिक सेल, अच्छा साथ रहेंगे, तुम अपना प्रोटीन बना लोगे कुछ, और कुछ मैं तुम्हें दूंगा, फिर मेरा क्या फ़ायदा। इसने बोला ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब इसने बोला तो क्या, ये तो अपनी समझ रहे हैं, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बनाएंगे, तो क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके पास कहते हैं कुछ स्पेशल एंजाइम होते हैं, एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम क्या कर सकते हैं, एटीपी बना सकते हैं। और एटीपी तो क्या होती है, सेल करेंसी होती है, सेल के लिए एनर्जी करेंसी होती है। ये तो क्या करेंसी है, मतलब रुपए मिले, मतलब एक हिसाब से वो वाली करेंसी नहीं है, मतलब सेल को क्या मिलती है, इससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो फिर इसने बोला कि मैं तुम्हें एटीपी दे दूंगा और तू मुझे कुछ प्रोटीन्स वगैरह दे देना, और साथ में तुम मुझे अपने अंदर रख लेना, तुम मुझे खाना मत, तो अपने दोनों साथ साथ में रहेंगे। तो यही होती है, एंडो का मतलब हो गया अंदर, और सिम्बायोसिस का मतलब हो गया साथ साथ में रहना, मतलब इससे दोनों को क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो यही एंडो सिम्बायोसिस थ्योरी है। ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट के लिए, क्लोरोप्लास्ट भी पहले एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, और फिर उसने भी इसके साथ क्या किया, सिम्बायोसिस कर लिया यूकैरियोटिक सेल के साथ में। और अभी ये क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इससे क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा सेल को। अब खाना तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, तो सेल को क्या मिल जाएगा, खाना मिल जाएगा। तो ये थ्योरी बताई जाती है कि कैसे एक सेल दूसरी सेल के अंदर आई, मतलब इन्होंने क्या किया, सिम्बायोसिस कर लिया कि कुछ प्रोटीन्स मिल जाएंगे इसको, साथ में इसको ये बचा भी रह जाएगा, इसकी जान भी नहीं जाएगी। तो इस टाइप से ये क्या करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बोलते हैं, सेल इन सेल बोलते हैं। हमें दोनों नाम समझ में आ गए, क्यों हमने इन्हें सेमी ऑटोनोमस बोला, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों हमने इन्हें सेल इन सेल बोला। अब ना हम माइटोकॉन्ड्रिया स्टार्ट करते हैं। और एक बात और ध्यान रखनी है, अब क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है एक, जो मैंने आपको डायग्राम में बना के दिखाया, ये जो छोटे वाली सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है ना, और प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, 70s राइबोसोम देखने को मिलता है हमें, और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए देखने को मिलता है। इसलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, और जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है वो 70s होता है। अब इसको हम थोड़ा अब आगे समझते हैं। अब हमने माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लिया, क्यों हमने इसे सेल इन सेल बोला, क्यों हमने इसे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला, ठीक है। तो अब हम पूरे माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अभी तो इसको एक नाम और देंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, उसे क्या बोलते हैं हम, अब देखो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रही हूँ, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट नोट्स बना रहा है ना तो वो उसको ऐसे लिख सकता है। एक बात और जो मैं आपको समझाती हूँ ना, तो कई चीज़ें क्या आउट ऑफ द एनसीईआरटी हैं, मतलब वो डायरेक्ट एनसीईआरटी में दी नहीं हुई, बट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं आपको रिलेट करके पढ़ाती हूँ जो एनसीईआरटी से बाहर है थोड़ा बहुत। तो जो मैं यहाँ पे ब्लैक जो बोर्ड पे लिखती हूँ, तो अगर आपको लगे कि आपको वो उतारना होता है मतलब, तो आप उसे साथ साथ में नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया को सेल इन सेल बोला, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल भी बोला, और हम इसे एक नाम देते हैं पावर हाउस, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल का पावर हाउस। वो भी मैंने बताया था आपको अभी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होते हैं, ये थोड़ा सा और समझ लो, पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब पावर नाम से अगर देखिए, पावर हाउस मतलब ऐसा हाउस जिससे हमें क्या मिले, पावर मिले, पावर मिले यानी हमें एनर्जी मिले। और सेल के लिए एनर्जी क्या होगी, एटीपी। इसका पूरा नाम देखें तो एडिनोसिन, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट, ये क्या एटीपी का पूरा नाम है। तो पावर हाउस क्यों बोला हमने माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या देगा, हमें एटीपी देगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्यों देगा, ऐसा क्या माइटोकॉन्ड्रिया में जो वो हमें एटीपी देगा, क्यों,
क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सेल्यूलर एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी देखो आपके लिए हो सकता है ये टर्म्स नहीं हो तो मैं इनको एक्सप्लेन तो कर रही हूँ, बट ये पूरा जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है ना, ये प्लांट फिजियोलॉजी में जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है KVS में NVS में, प्लांट फिजियोलॉजी में आई थिंक 14 नंबर चैप्टर है ये NCERT में दिया हुआ है। वो पूरा सेलुलर रेस्पिरेशन पे बेस है। उसका फर्स्ट स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस, जो एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होता है। अब हो सकता है कई बच्चों को ये भी नहीं पता हो कि मैम एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। अगर मैं थोड़ा ब्रीफली समझाऊँ यहाँ पे, डिटेल में तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो पूरा फिर चैप्टर हो जाएगा एक, तो वो तो पॉसिबल नहीं है एक बीच में एक चैप्टर को स्टार्ट करना। तो हम कुछ मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहले तो देखो एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब यहाँ पे किसकी प्रेजेंस होगी? ऑक्सीजन की। कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है ना, उससे हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। और अगर मैं बोल दूँ एन एरोबिक, तो एन एरोबिक का मतलब होता है कि जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो बिना ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ना, उसके दो मतलब बोल सकते हैं स्टेप होते हैं, क्रेब्स साइकिल एंड ETS। ये दोनों इसकी स्टेप है। ठीक है, ये दोनों चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। ये दोनों कहाँ चलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। और जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में रन होते हैं ना, तो वहाँ से हमें क्या मिलती है? ATP मिलती है। और ATP क्या है? सेल के लिए एनर्जी है, तो इसलिए हमने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला। और रेस्पिरेशन में बेसिकली होता क्या है? जो हम बोल सकते हैं, जो हम खाना खाते हैं, खाना जो खाते हैं उसमें हम क्या खाते हैं? ग्लूकोज खाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब ये ध्यान रखेंगे कि मैंने ये फॉर्मूला जो लिखा है वो किसका लिखा है? ग्लूकोज का लिखा है। ठीक है, ये आपकी केमिस्ट्री में भी आता है, जो बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर जो है ना, तो चैप्टर का नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, केमिस्ट्री में कौन सा, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन आपको सभी पढ़नी है। तो C6H12O6 में होता है ग्लूकोज। इसमें क्या जब जुड़ती है? ऑक्सीजन जुड़ती है, तो इससे क्या बनता है? एक बार मैं बैलेंस रिएक्शन नहीं लिखी हूँ, मैं नॉर्मली आपको लिख के बता रही हूँ, तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे CO2 ही कर लो, क्योंकि फिर मैं बैलेंस नहीं कर रही इसको। वो ये हम पूरा उस चैप्टर में देखेंगे। CO2 मिलेगा, H2O मिलेगी, और साथ में क्या मिलेगी? हमें बहुत सारी ATP मिलेगी। तो ये जो लिखा है मैंने, ये क्या है? रेस्पिरेशन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में भी वो हो रहा होगा कन्फ्यूज़न कि मैम रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग क्या अलग अलग चीज़ें हैं दोनों? क्या दोनों सेम प्रोसेस है? तो वो तो हम उसी चैप्टर में समझने वाले हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। बट मैं बता दूँ ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। ठीक है, तो इतना हमने मतलब नाम को समझने के लिए हम इतना डिटेल में गए। क्यों हमने माइटोकॉन्ड्रिया को सेल इन सेल बोला? उसके लिए हमने एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी देखी। क्यों हमने माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोला? उसके लिए हमने पूरा देखा कि कैसे वो इंडिपेंडेंट है, प्रोटीन वगैरह बना रहा है। और क्यों हमने इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला? क्योंकि इसमें हमें ATP मिल रही है। ठीक है, अब हम पूरी स्ट्रक्चर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। अब बारी आई है माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर की। जो माइटोकॉन्ड्रिया ना, वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। मैंने बताया था ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा सेल ऑर्गेनल डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। इससे पहले हमने एक सेल ऑर्गेनल और देखा था जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड था, न्यूक्लियस। हमने न्यूक्लियस को पूरा कंप्लीट पढ़ा नहीं है, बट बहुत जगह हमने उसको मतलब जिक्र किया है उसका, क्योंकि वो हमारे बहुत काम आता है। क्योंकि न्यूक्लियस में तो हमारा मतलब न्यूक्लियस तो ब्रेन है ना सेल का, वो तो हमें बहुत जगह काम आएगा। तो न्यूक्लियस मैंने बताया था एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। उसके बाद में हमने अभी देखा है माइटोकॉन्ड्रिया को। देन हम इसके बाद में जो प्लास्टिड पढ़ने वाले हैं ना, उसको भी हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल बोलेंगे, उसे भी हम सेल इन द सेल बोलेंगे। बट वो पावर हाउस नहीं होगा, उससे ATP नहीं मिलेगी अपने को। ठीक है, पर वो दो नाम हम देंगे। वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो डबल मेम्ब्रेन है तो बना लें डबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन तो जो होती है ना, वैसे सीधी होती है, मतलब इसकी कोई फोल्डिंग नहीं होती, ये रेगुलर ऐसी होती है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? इसे फोल्डिंग बना लेती है, अंदर फोल्ड होती है ऐसे। अगर मैं थोड़ा से फोल्ड को और अच्छा सा बनाऊँ, थोड़े से फोल्ड और अच्छे बनाते हैं, जैसे थोड़े से NCERT में बनाए हो ना, वैसा सा डायग्राम बनाते हैं, तो थोड़े से और अंदर ऐसे फोल्ड दिखा देते हैं, पूरे से फोल्डेड होती है। क्यों ये फोल्डेड है, क्या रीज़न है इसके फोल्ड होने का, वो भी हम देखेंगे। चलो अच्छा बने।
ये बाहर वाला जो है उसको हम मार्क करेंगे आउटर मेम्ब्रेन, एंड अंदर वाले को मार्क करेंगे हम इनर मेम्ब्रेन। अब देखो ये दोनों मार्क करती है। अब अगर आप देखो तो बीच में ये कंपार्टमेंट नहीं बन गया, एक तो बाहर वाला कंपार्टमेंट बन गया जब सेल ये, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है तो ये मेम्ब्रेन अंदर फोल्ड होकर एक तो बाहर वाला कंपार्टमेंट बनता है और एक ये अंदर वाला कंपार्टमेंट बनता है, दो कंपार्टमेंट बन जाते हैं। अंदर वाले जो कंपार्टमेंट है उसमें भरा होता है एक फ्लूइड, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये जो अंदर ऐसे फोल्ड हुई है मेम्ब्रेन, इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी, क्या बोलेंगे, क्रिस्टी, ठीक है। और ये हो गया आउटर कंपार्टमेंट और ये हो गया इनर कंपार्टमेंट, और इन दोनों को आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे इनर, इसे हम बोलेंगे मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो ये तो बेसिकली हमें स्ट्रक्चर है कि, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बहुत सारी शेप में और साइज में देखने को मिलता है हमें, इसकी जो शेप होती है और जो साइज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट देखा जा सकता है, अलग अलग, मतलब वो इसके जो अलग अलग सेल में हमें इसका कुछ जो साइज और जो शेप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट देखने को मिलता है। इसको हम बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये चलो मार्क कर लो पहले इसको, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, क्रिस्टी हो गया। और क्या देखने को मिलेंगे, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, और क्या देखने को मिलेंगे ऐसे करके राइबोसोम। और ये राइबोसोम कौन से होंगे, 70S, इसको मार्क करेंगे क्योंकि क्या है, एक प्रोकैरियोटिक जो हमने देखी थी ना एंडोसिम्बाइसिस थ्योरी, उसके बेस पे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होगी। अगर हम कुछ पॉइंट नोट करें तो ये डिफरेंट जो माइटोकॉन्ड्रिया है डिफरेंट शेप एंड साइज में हो सकते हैं, शेप एंड साइज में कैसे हो सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, सिलेंड्रिकल, एक एनसीईआरटी में वर्ड लिखा हुआ सॉसेज शेप, सॉसेज शेप, ये जो स्ट्रक्चर बनाई थी ना कुछ इस टाइप की ही होगी, सॉसेज शेप। ओवल भी हो सकते हैं। ये तो कुछ डिफरेंट टाइप के शेप एंड साइज हमें देखने को मिल सकती है माइटोकॉन्ड्रिया की। और एक बात और ध्यान रखनी, ये जो मैंने बनाया माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ गया, ये रहा, इसकी जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ होगी वो तो होगी 1 से 4.1 मीटर, 1 टू, आगे वाले पेज पे और लिख दूंगी 1 मीटर नहीं, 1 टू 4.1 माइक्रोमीटर, मीटर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और जो इसकी ये हम बोल सकते हैं जिसका डायमीटर होगा वो होगा अराउंड 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर। इसको नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। जैसे मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाया, अब ये जो शेप मैं दोबारा से बना रही हूँ ना, आपके माइंड में चलना चाहिए, इनर मेम्ब्रेन है या आउटर मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टी है, कौन सा मैट्रिक्स है, क्या प्रेजेंट होगा, राइबोसोम होगा, डीएनए होगा। तो अगर हम इसकी लेंथ देखें तो वो तो होगी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, और जो इसका डायमीटर होगा वो होगा 0.2 टू 1 माइक्रोमीटर। अगर इसका एवरेज देखें ना डायमीटर का, तो एवरेज हो जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर, ठीक है। कुछ ये बेसिक हमें स्ट्रक्चर के बारे में ध्यान रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के। और इसमें मैंने बता ही दिया कि क्या मिलेंगे इनमें, क्रिस्टी में और इसमें मैट्रिक्स में, रेस्पिरेशन से रिलेटेड एंजाइम मिलेंगे, एंजाइम होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, पावर हाउस बोलेंगे, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलेंगे। और इसमें मैट्रिक्स मिलेगा। और एक बात और ध्यान रख सकते हो हम मेन है वो कि जो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, ये फिजन के थ्रू क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है। मतलब एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ऐसे टूट जाएगा और क्या बना लेगा, फिजन हो जाएगा इसका, और ये 2 माइटोकॉन्ड्रिया बन जाएंगे, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है साइज में। जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं तो हमें दिखता नहीं है, तो हमें क्या करनी पड़ती है, स्टेनिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, स्टेनिंग। और इसकी स्टेनिंग के लिए हम जो डाई यूज़ करते हैं वो होती है जेनस ग्रीन बी। इस डाई से क्या करते हैं, फिर हम स्टेन करते हैं इसको, तो हमें क्या होता है, माइक्रोस्कोप के नीचे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना वो दिख जाता है, स्टेन करते हैं इसे।
माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर क्या होता है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे दिख जाता है। तो ये स्ट्रक्चर भी होगी। और ये फिजन के थ्रू क्या करेगा, खुद को डिवाइड करेगा 2 माइटोकॉन्ड्रिया में। अब समझ में आ गया होगा आई होप आपको। अब क्या करेंगे, हम इसे एनसीईआरटी से रीड करेंगे, जैसा हम हमेशा करते हैं कि एनसीईआरटी से रीड करने से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि एनसीईआरटी में किस लैंग्वेज में किस चीज़ को लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं एक बार इसको। देखो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को ये जो ब्रैकेट में लिखा हो ना, ये लिखा हुआ सिंगुलर बोलेंगे ना हम, तो इसे बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। और अगर माइटोकॉन्ड्रिया होंगे ग्रुप में तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, और एक सिंगुलर के लिए हम यूज़ करते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजीली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप। जब तक हम इसे क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप मतलब वो स्टेन नहीं करेंगे ना, तब तक हमें ये इजीली माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा नहीं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज़ वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये नंबर क्या करेंगे, इसके वेरी कर सकते हैं। जो सेल ज़्यादा फिजियोलॉजिकली एक्टिव होगी उसमें ज़्यादा मतलब अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलेंगे, और जिसमें जो सेल फिजिकली कम एक्टिव होगी उसमें जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज ऑल्सो कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व्ड। मतलब क्या करते हैं, मतलब कि डिग्री ऑफ वैरायटी हमें देखने को मिलती है, यही मतलब इसका। टिपिकली इज इट अ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग ए डायमीटर 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, एवरेज में आ जाएगा 0.5 माइक्रोमीटर, एंड लेंथ दी हुई है कितनी, 1 से 4.1 माइक्रोमीटर, यानी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर दी हुई है। और टिपिकली किस कौन सी शेप में देखने को मिलेगा, सॉसेज शेप। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल बेसिकली आप ये जो शेप दी हुई है ना एनसीईआरटी में, आप इसे यही सॉसेज शेप होती है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल, देखो डायग्राम भी दिया हुआ आपको, ये भी देखेंगे हम, पहले फिर डायग्राम भी देख लो। देखो पहले जो बाहर दिखा है वो आउटर मेम्ब्रेन दिखाई हुई है, ये इसका क्या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। बाहर तो क्या दिखा है, ये आउटर मेम्ब्रेन दिखाई हुई है। अंदर ये बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होगी और ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होगी। फिर इसके बीच में जो लिक्विड दिखाया हुआ है ये दिखाया गया मैट्रिक्स यहाँ पे। देन इसकी जो फोल्डिंग है ये वाली इसको मार्क कर रखी है, ये दूसरे कलर में दिखाऊँ मैं आपको। ये जो फोल्डिंग है इसको मार्क कर रखा है क्रिस्टी से। ठीक है, और ये बीच में ये फ्लूइड हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ये अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन होगी, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन होगी, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस हो गया इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में ये जो स्पेस है इसको बोल दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आगे देखो इसको रीड कर लेते हैं कम्प्लीटली एनसीईआरटी से। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर with the outer membrane and the inner membrane, dividing its luminal distinctly into two aqueous compartments, the outer compartments and the inner compartment। तो ये दो कंपार्टमेंट बन जाएंगे ना ऐसे, ये बाहर वाला तो होगा आउटर और ये अंदर वाला होगा इनर। The inner compartment is filled with a dense homogeneous substance called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary। ये तो कैसी मिलेगी, कंटिन्यू में देखने को मिलेगी। Of the organelle, the inner membrane forms a membrane of enfolding called the cristae। अंदर वाली जो फोल्डिंग होंगी इसे क्रिस्टी बोल देंगे और सिंगुलर में बोलेंगे क्रिस्टा। Towards the matrix, the cristae increase the surface area। हाँ, इसका फंक्शन ये भी होता है कि क्या करती है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। Mitochondria are the site of aerobic respiration। देखो ये आगे लाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। They produce cellular energy in the form of ATP। एटीपी की फुल फॉर्म भी हम देख चुके हैं, आपको पता होनी चाहिए। दे आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए हम क्या बोलेंगे, पावर हाउस बोलेंगे। द मैट्रिक्स ऑल्सो प्रोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। ये सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल आ जाएगा। इफ यू आर एन ए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम होगा 70s, एंड द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। मतलब ये कुछ प्रोटीन क्या करेगा, अपनी सिंथेसिस कर लेगा। द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। और किससे डिवाइड करता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करता है विद द हेल्प ऑफ फिजन। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पूरा लेक्चर। अगर इसके आगे देखें तो हम इतना ही दिया हुआ, इसके बाद में तो प्लास्टिड स्टार्ट हो जाएगा, उसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।